सो हेलो गाइस, तो 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आज का वीडियो मॉर्निंग में नहीं आ पाया था, मैंने कारण के साथ आपको अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में ही कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपने देखा हो तो। बाकी एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा रीजन भी कि क्यों नहीं आ पाया था, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ऑपरेशन अमृत, ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में। एक्चुअली में अभी केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के हो रहे दुरुपयोगों को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। क्या होगा अब इसमें लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले जो फार्मेसीज हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को दे सकेंगे। मतलब अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर पर्चे में लिख रहा है कि हाँ ये एंटीबायोटिक्स देनी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा, उसके बावजूद वो आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए भी केरल सरकार ने ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया। अब यहां पे मैं आपको 2023 में आपने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े थे वो सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, चाहे वो रेलवे ने चलाए हों, चाहे वो हमारी आर्मी ने चलाए हों या किसी राज्य ने चलाए हों। लेकिन उससे पहले केरल आया है, तो केरल के स्टैटिक बनेंगे। कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो आप सबको पता है। तो देखो फिर, अभी ऑपरेशन करुणा आपने सुना होगा। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा याद है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त की बात करें, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे उसमें मदद के लिए हमने ये ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो 1984 सियाचिन में विजय पाने के लिए हमने ये चलाया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया था। ऑपरेशन पोलो याद है हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त आपको याद होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा याद होगा, उत्तराखंड पुलिस ने इसको चलाया था। क्यों? धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ। एक ऑपरेशन राहत भी याद होगा, यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को वहां से निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन राहत चलाया था। उसके अलावा अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा ऑपरेशन अजय, भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन अजय। इसी तरह से आपको याद होगा हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए कोड नेम दिया था अल अक्सा फ्लड, और इसी तरह से इजराइल ने जवाबी हमला किया था, उसे कोड नेम दिया था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। और ऑपरेशन चक्र 2 भी याद रखना, सीबीआई ने चलाया था ये वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। तो यहाँ पे पूरे 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपने ऑपरेशंस पढ़े थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एमजे अकबर ने। प्रसिद्ध लेखक हैं ये एमजे अकबर, और इन्होंने के नटवर सिंह के साथ मिलकर के इस बुक को लिखा है जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस। तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। खास तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन किए थे, जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और देखो, जब भी बुक वाला प्रश्न आता है तो हमेशा कोशिश मैं करता हूं कि पिछले 6 महीने की या पिछले 1 साल में जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है, तो हर बार 10 इंपॉर्टेंट बुक्स का मैं आपको रिवीजन कराऊं। तो आज फिर से रिवाइज करेंगे। संजीव सान्याल, इन्होंने भी रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी थी। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी। काकी माधव राव, ब्रेकिंग बैरियर नाम से बुक लिखी थी। और शशि थरूर, अंबेडकर अ लाइफ बुक लिखी थी। के अब्दुल गफ्फार, इनकी आत्मकथा आई थी अनजान साक्षी, जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया था। ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं हैरी, उनकी आत्मकथा आई थी स्पेयर। अरविंद मंडलोई, जादूनामा नाम से बुक लिखी थी, ये बुक जावेद अख्तर के ऊपर थी। शुभ्रा गुप्ता, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी नाम से बुक लिखी थी। और मेघनाथ देसाई, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी थी। तो ये रही आज की आपकी 10 बुक्स, हमने रिवाइज करी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो टूर्नामेंट का नाम है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट।
इसको अभी रियल मैड्रिड ने जीत लिया। किसे हराया? बार्सिलोना को हराया है। रियल मैड्रिड का ये 13वां खिताब है। तो इस प्रश्न से यही पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीजें आती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसी तरह से आपको याद हो, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूं, हमने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करवाने के लिए जो रिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट की है, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस का इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन देता हूं कि बस इसमें ये काम की चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, बाकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो उन्हें देखना स्टार्ट करें। डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही सही और आपको पसंद भी आएगा। अब वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, आप मेरी बात मत मानो, किसी की बात मत मानो, आप खुद से जाकर के देखो, तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो आपको याद होगा अभी 132वां डूरंड कप का आयोजन हुआ था। पहले तो ये याद रखना, डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। 2023 में 132वां संस्करण हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसको मोहन बागान ने जीत लिया, ईस्ट बंगाल को हराया था। और इसी तरह से संतोष ट्रॉफी जो कि अभी 76 नंबर का संस्करण था, सऊदी अरब में फाइनल हुआ था, इसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुआ था, इसको भारत ने जीता, लेबनान को हराया था। 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना में, इसको उरुग्वे ने जीता था, इटली को हराया था। वहीं 2023 में ही फीफा महिला विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका आपको याद हो तो मैस्कोट था तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है, इसको स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया था। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के लास्ट दिसंबर में हुआ था, ये 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था। मैस्कोट लाइव है, जीता था अर्जेंटीना ने, फ्रांस को हराया था, जिसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था लियोनल मेसी ने, गोल्डन बूट अवार्ड जीता था किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता था एमिलियानो मार्टिनेज ने। और साथ में याद रखना कि अगले वाले 2026 में जो होंगे ये कहाँ पे होंगे? ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और अभी फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप भी हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। आप मुझे बताएं इसको किसने जीता था, किसे हरा करके जीता था? ये आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न भी हो गया। बाकी अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप हुई थी भूटान में, इसको भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। और इसी तरह से अंडर 19 चैंपियनशिप ये नेपाल में हुई थी, इसको भी भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और इसकी जो सीनियर चैंपियनशिप हुई थी, ये तो अंडर 16 और अंडर 19 की हमने बात कर ली, इसमें जो भी सीनियर चैंपियनशिप हुई थी वो बंगलुरु में हुई थी, उसको भी भारत ने जीता था कुवैत को हरा करके। तो तीनों में ही भारत विजेता रहा था। और आपको याद हो तो बैलन डी'ओर अवार्ड अभी किसने जीता? पुरुषों में तो लियोनल मेसी विजेता रहे और महिलाओं में एटाना बोनमाटी, ये और लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं। और उसके अलावा याद रखना कि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये सऊदी अरब में होगा। अभी पिछले वाले मैंने आपको बता ही दिया, 2022 वाला कतर में हुआ था और 2026 वाला ये 3 देशों में होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा। 2030 वाला अभी फाइनल नहीं है कहाँ पे होगा, लेकिन 2034 वाला डिक्लेयर है, ये सऊदी अरब में होगा। और उसके अलावा अभी आपने पढ़ा भी होगा कि 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था सऊदी अरब में, उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया फ्लूमिनेंस को हरा करके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? मैरी इयररप्स ने जीता था, ये इंग्लैंड की गोलकीपर है। और इसमें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर रही थी मैनचेस्टर सिटी। ये बिल्कुल अभी करंट अफेयर्स का बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर मैंने आपको रिवाइज कराया, ये ध्यान रखना। अच्छा, फीफा की भी बात कर लें फिर। फीफा स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी कप्स एंड ट्रॉफीज होती है? तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया और मर्डेगा कप हो गया। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 होते हैं, ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व को। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ये भारत का तो पहला बन गया और एशिया का इस तरह से ये 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह, तो वो रोशनी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा जैसे कि हमारे गाँव में होता है। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह, उनकी बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा, ताकि आप आकाश के जो रोशनी है, वो रोशनी आ रही है चांद से, वो रोशनी आ रही है सितारों से, वो आपको साफ साफ दिखाई दे सके। और इन डार्क स्काई का उद्देश्य क्या होता है? आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहां पे आप टेलीस्कोप लगाओ और आराम से बिल्कुल
सितारों की स्टडी करो। अब ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व, जो स्थापित हुआ था 1977 में। अब आप पूछोगे ये कहां पर है, तो ये एक्चुअली में ये 2 राज्यों में आता है, महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको याद आएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र ये कहां पे बना है? ये बना है लेह लद्दाख में। और टाइगर रिजर्व से याद आएगा अभी भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो है मध्य प्रदेश में। वैसे मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, ये पेंच हो गया, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, और सबसे नवीनतम अभी 7वें नंबर का बना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे बात हमने की है भारत के पहले से, तो भारत में कुछ और भी चीजें अभी हाल ही में पहली बार हुई हैं, वो सारी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अभी उत्तर प्रदेश देश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी, ये बना है अयोध्या, जबकि भारत का तो कौन सा है? मध्य प्रदेश का सांची। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था अभी एक्सिस बैंक ने। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना बरेली। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहां पे बनाया गया? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में। और याद देना, इसका नाम किनके नाम पे रखा गया? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का भी नाम है। और किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव अभी मनाया गया था? गोवा में मनाया गया था। प्रकाश स्तंभ से याद रखने की स्टैटिक पॉइंट अक्सर एग्जाम में आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। फिर बताओ, पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ का आयोजन किया गया था वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां पे बनाएगी? लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देख। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत उसके नागरिकों की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाता है। इस बार की थीम है राष्ट्र की सेवा में। 15 जनवरी ही क्यों? मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में, जो हमारे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने अपना पद संभाला था। अब आप मुझे बताएंगे, जब ये रिटायर्ड हुए थे उस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अच्छा, वैसे अगर आप पूछो कि भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे, तो फ्रांसिस बूचर थे। और KM करियप्पा ये पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। और इस साल 76 नंबर का सेना दिवस समारोह का हमने आयोजन किया। कहाँ पे किया? ये याद रखना, लखनऊ में। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जो हमने नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया था, नौसेना दिवस कब मनाते हैं ये तो बताओ? 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नेवल चीफ हमारे कौन है? R हरि कुमार है। तो नौसेना दिवस समारोह का आयोजन हमने कहां पे किया था? अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में। और उससे पहले वायुसेना दिवस जो हमने मनाया था, कब? 8 अक्टूबर 2023 को। और वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। वो हमने आयोजन कहां किया था वायुसेना दिवस समारोह का? प्रयागराज यूपी में। और अब हम पढ़ रहे हैं 2024 में भारतीय सेना दिवस समारोह का आयोजन हमने किया लखनऊ में। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। और हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हुआ करते थे, मनोज मुकुंद नरवणे, इनके भी ऑटोबायोग्राफी आई है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और आपको याद है, अभी भारतीय सेना ने ही 2024 को प्रौद्योगिकी अवशेषण का वर्ष, यानी कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। चलो, जनवरी के अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, उनका एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं। तो अभी 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है, DRDO दिवस भी मनाया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे था। 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 11 जनवरी को राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्र युवा दिवस। तो ये अभी तक जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको ध्यान में रखना। और 14 जनवरी को एक डे मनाया, वो तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही है, वो आप ही लोग बताएंगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास को डिजिटल संग्रहित करने के लिए भी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन क्या है ये? इसमें हमारी आर्मी के गौरवशाली इतिहास को डिजिटली संरक्षित किया जाएगा
और इसे अभी शुरू किया हमारी भारतीय सेना ने। मतलब सेना अपने इतिहास को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। तो इसमें अभी 11 लाख से अधिक पृष्ठ और 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री एकत्र की गई है, उनका कलेक्शन किया गया है, जिनमें आप देखोगे तो 148 वाला जो जम्मू कश्मीर संघर्ष था, 1961 में ऑपरेशन विजय जो चलाया था, गोवा मुक्ति के लिए पुर्तगालियों को भगाया था, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ था, इन 4 घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखना कि प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध किससे है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसने इसको शुरू किया है। वैसे अभी इंडियन आर्मी ने, आपको याद हो तो, एक प्रोजेक्ट संजय भी शुरू किया था, प्रोजेक्ट नमन भी शुरू किया था और अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट उद्भव भी शुरू किया था। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर भी आपको याद होगा, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आंसर करना पंजाब ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया, लॉन्च किसने किया, तो जाक्सा ने। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है और अभी इसी ने ऑप्टिकल 8 जो कि एक जासूसी उपग्रह है, मतलब ये जापान के लिए जासूसी करेगा, अंतरिक्ष में खुफिया जानकारी प्राप्त करेगा। ये है ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट और अभी इसको जाक्सा ने ही लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो HIIA रॉकेट से। इस रॉकेट का निर्माण किया है मित्सुबिशी नाम की कंपनी ने। तो ये याद रखना, ये किसका सैटेलाइट है, जापान का। और आपको याद होगा सैटेलाइट से एक नाम GSAT-20, ये अभी हमने लॉन्च किया था और आप कह सकते हो कि फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला सैटेलाइट है। GSAT-20 इसका नाम है। अभी बताओ, हमने एक्सपोसेट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, किस लॉन्च व्हीकल से, तो याद रखना PSLV C-58 से। और इसी से ही हमने पोएम 3 को भी लॉन्च किया था, इसका भी हमने सफल परीक्षण किया था। अच्छा, जाक्सा से ही आपको याद आएगा, इसरो और जाक्सा का एक मिशन भी, एक ज्वाइंट मिशन है जिसे कहते हैं लुपेक्स, मतलब हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये काहे के लिए है, चांद के ध्रुवों यानी कि पोल्स को एक्सप्लोर करने के लिए है। और इसी तरह से नासा के साथ भी हमारे एक कॉमन मिशन है जिसे हम कहते हैं निसार मिशन। निसार मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पे हुई, तो आंसर होगा दाओस में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये हर साल अपनी बैठक का आयोजन यहीं पे करता है, दाओस स्विट्जरलैंड में। ये मत समझ लेना इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन बैठक का आयोजन होता है दाओस स्विट्जरलैंड में। 2024 में इसकी ये 54वीं बैठक हुई, 54th नंबर की, और थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास को पुनः बनाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इसके स्टैटिक देख लो। जैसे स्थापना होती 1971 में, हेडक्वार्टर आपको हमने कहा कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट कौन है, बॉर्ज ब्रेंडे। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, वो भी आप देखो। एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये जारी करता है, एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ये जारी करता है, उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट ये जारी करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वे क्या थे, तो वे एक शायर थे। तो उर्दू के मशहूर शायर थे ये मुनव्वर राणा, जिनका अभी हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। वे उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए काफी प्रसिद्ध थे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक थी माँ, मतलब उस कविता का शीर्षक था, टाइटल था माँ। और इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनकी कृति शाहदाबा के लिए, और फिर अगले साल ही 2015 में उन्होंने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा भी दिया था। वैसे तो सिंपल सा याद रखना है, मुनव्वर राणा का नाम, ये उर्दू शायर थे, निधन हो गया अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गुजरात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन $500 मिलियन का ऋण देगा, तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको याद होगा अभी जो वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट हुआ था, वहीं पे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए $500 मिलियन का लोन देने की घोषणा की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान को $700 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। और 2023 में हमने पढ़ा है जैसे कि
वर्ल्ड बैंक ने भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन के लोन को मंजूरी दी थी। और अभी वर्ल्ड बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए $108 मिलियन दिए थे, ये भी पढ़ा था हमने। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही मेघालय में बाल विकास परियोजनाओं के लिए 4.05 करोड़ रुपए का लोन भी देने की बात कही है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम 2023 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। देखो, एडीबी की स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा जो जापान से हैं। और सदस्य देशों की बात करें तो 68 है। और 68 नंबर का कौन सा है तो न्यू है। और न्यू से हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन न्यू ही बना था। अच्छा, वैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे कौन? विकासशील। ये भी 2024 करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़ा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये भी तो करंट का ही प्रश्न हो गया। तो आंसर होगा भार्गव दास गुप्ता। तो ये तो हो गया गाइज आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और मॉर्निंग में आज अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था। कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो एक बार आप लोग, अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो। और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता इसका कारण ये हो सकता है या तो आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, आप वीडियो देख रहे हो, या सब्सक्राइब कर लिया तो फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप क्रिक एग्जाम से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप जानना चाहो कि सुबह अपलोड क्यों नहीं हुआ ये तो बताओ, तो आपको पता है नवंबर में मैंने आपको बताया था कि अपने घर में नन्ना कृष्णा ने जन्म लिया है। तो उसके बाद हमारे क्या होता है, घर के देवी देवताओं को ढुकाना होता है, उसके बाद ही उसको फिर बाहर कहीं भेजते हैं, जैसे वो भी नाना के गया है। लेकिन पहले घर के देवी देवता, और वहां जाना भी जरूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और यही कारण था कि आपका वीडियो में प्रिपेयर नहीं कर पाया। इसके अलावा और कई अगर ऐसी जगह होती है जहां मैं आराम से छोड़ सकता हूँ या मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो वहां मैं पहले प्रायोरिटी आपको रखता हूँ। चाहे वो शादी हो, खाना हो, वो सब कुछ छोड़ देता हूँ, या पहले आपका काम करके फिर जाता हूँ। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जरूरत हो जाती है जहां पहले मेरे को प्रेजेंट होना पड़ता है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि जोड़ी ने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला रजत जीता, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। भारत और जापान के बीच में एक अभ्यास हुआ सहयोग काइजिन, ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। और सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे आपने मनाया 14 जनवरी। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए रोहित शर्मा। RBI के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? माइकल देवव्रत पात्रा। और अभी किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में है। और किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम की बुक को किसने लिखा? तो चित्रा बनर्जी ने। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बन गए कौन? समीर कुमार सिन्हा। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2025। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।